पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट के फैसले को जल्दबाजी करार दिया है। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं कि मोहम्मद आमिर ने जज्बाती होकर रिटायरमेंट का फैसला किया। सुहेल तनवीर बोले कि मोहम्मद आमिर ने दबाव में कदम उठाया, उन्हें फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है कि आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव करें, तो वो तो उसका अपना फैसला, तो उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि वाइट बॉल में जब तक वो लगता था कि ज़रूरत है टीम की, तो उनको खिलाया भी बहुत। मिकी आर्थर ने बहुत सपोर्ट किया, पीसीबी ने बहुत सपोर्ट किया। आई बिलीव कि यू शुड कीप फाइटिंग, यू शुड कीप फाइटिंग ऐसे, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स ही नाम ही एक फाइटिंग उसका है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता ही यही है कि यू कीप फाइटिंग। वो चाहे आपकी इंटरनेशनल टीम में जगह के लिए है या जब आप खेलते भी हैं तो आप फाइट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मेरे ख्याल में उसको फाइट करनी चाहिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले पर बात करते हैं। तज्ज़ियाकार खुर्रम कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम कलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मोहम्मद आमिर ने ये फैसला किया, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या किरदार है? देखिए, मोहम्मद आमिर का जो करियर है पूरा वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2010 में जो इंग्लैंड की सीरीज थी पाकिस्तान की, तो उस दौरान मैच फिक्सिंग का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और एक और खिलाड़ी जो थे उसमें उसका हिस्सा थे। तो उसकी बुनियाद पर 3 सलमान बट उसका हिस्सा थे कप्तान, तो उसकी बुनियाद पर तीनों खिलाड़ियों पर पाबंदी लगी। 5 साल इन पर पाबंदी थी, 6 महीने जेल भी काटनी पड़ी। अच्छा, 2 खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ और सलमान बट से तो क्रिकेट बोर्ड ने ये इत्तेफाक कर लिया कि अब हमें दोबारा चांस दे देगा, और उसके बाद उन्हें नहीं खिलाया गया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि ये 19 साल उम्र थी और इन्होंने एग्री कर लिया था कि मैंने ये गलती की है, तो उसके बुनियाद पर इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया था कि इन्हें मौका दे दिया जाए। 2015 में जब इनकी सजा खत्म हुई, इन पे पाबंदी खत्म हुई, तो क्रिकेट बोर्ड ने इनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना दिया। नजम सेठी साहब का रवैया भी काफी इनके साथ नर्म रहा, शायद अफरीदी ने भी इनको सपोर्ट किया, तो ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। तो ऐसे में जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनका बहुत ज्यादा साथ दिया, अब जब पाकिस्तान टीम को इनकी जरूरत है, पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर की कमी है। पाकिस्तान की टीम में अगर देखा जाए पूरे एरिना के अंदर, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो इस वक्त ये वाहिद फास्ट बॉलर है जिनकी 116 विकेटें, 100 विकेटें हैं। अदरवाइज किसी फास्ट बॉलर की 100 विकेटें नहीं है। तो पाकिस्तान को इस वक्त बॉलर्स की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान के पास किसी ने 2 टेस्ट खेल रखे, किसी ने 4 टेस्ट खेल रखे, किसी ने 6 टेस्ट खेल रखे, तो हमारी बॉलर काफी इनएक्सपीरियंस है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश थी, सिलेक्शन कमेटी की भी ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम में भी हों, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और बाकी नजर में ऐसे ही महसूस होता है कि ये इनका इंटरेस्ट ज्यादा ये था कि ये बैरून मुल्क जो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, तो उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आपको महीनों जो है टीम के साथ एंगेज रहना पड़ता है। तो इनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, और इनका कहना यह था कि आप मुझे लिमिटेड क्रिकेट खिला लें, ओडीआई खिला लें, वनडे जो T20 खिला लें, और टेस्ट क्रिकेट से मुझे फ्री कर दें। तो ये पाकिस्तान की सिलेक्शन बोर्ड को, क्रिकेट टीम को भी सूट नहीं कर रहा था। पर ऐसे में जो क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो मैनेजमेंट है, उनके ध्यान में भी ये था कि यार जब हम ये क्राइसिस में थे, जब इन पे मुश्किल थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको ऑल आउट सपोर्ट किया। और अब जबकि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर की जरूरत है, और इनकी सूरत में फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास दस्तियाब हो सकता है, और ये अब उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो शायद यही वजह है कि इनको उन्होंने फिर इग्नोर किया, और अब ये वकार यूनुस और मिसबाह उल हक के रवैये का बहाना बना के कर रहे हैं। तो सिलेक्शन बोर्ड भी अब ऐसे महसूस है कि ज्यादा लिफ्ट करने के मोड में ठीक है। खुर्रम कलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और अहम मसले की बात करते हैं। रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इंतज़ामिया ने ऑयल टैंकर्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए। ऑयल रिफाइनरीज में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा मुज़ाकरात में क्या तय पाया है अब? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया के ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, और 2 पॉइंट्स के ऊपर डेडलॉक बरकरार था। रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से टैंकर्स की आमदोरफ्त के हवाले से जो टाइमिंग है उनको मुख्तसर किया था, जिसके बायस टैंकर एसोसिएशन और कैरेज एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी थी, और हड़ताल के पेश नज़र तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की तरसील को रोक दिया था, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ
साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK के इलाके जो हैं वो मुतासिर हुए और उनमें पेट्रोलियम बहरान का खदशा था। और आज रात तक तमाम जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पर पेट्रोलियम का मसनूआत का स्टॉक मौजूद था। लेकिन रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया ने जो टाइमिंग के हवाले से जो टाइम मुख्तसर किया था वो टैंकर एसोसिएशन ने उस टाइम को तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने साथ ये कंडीशन रखी है क्योंकि जो टाइम है जो 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे। एक रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट में आयल टैंकर्स की आमदोरफ्त के हवाले से टाइम कम किया और वो टाइम रात 10 से सुबह 6 बजे तक मुकर्रर किया गया है। 8 घंटे का टाइम दिया गया है टैंकर्स को रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट में आमदोरफ्त के हवाले से। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट था वो अटक आयल रिफाइनरी में टैंकर्स की आमदोरफ्त के हवाले से था। पहले जो इंतजामिया के साथ जो टाइम चल रहा था वो शाम 4 से सुबह 7 बजे तक इंतजामिया के साथ इंतजामिया की जानिब से इजाज़त दी हुई थी, लेकिन जो इंतजामिया ने जो टाइम कम किया वो शाम 7 से सुबह 7 बजे तक टैंकर्स को पाबंद किया कि वो अटक आयल रिफाइनरी में आकर पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। इस 2 पॉइंट्स के ऊपर इंतजामिया और मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद पेट्रोल बहरान हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने मजीद वीडियोस सामने लाने का ऐलान कर दिया है। कहती हैं वीडियोस कभी दफन नहीं होती, मियां साहब जब बेहतर समझेंगे वीडियोस सामने लाएंगे। वीडियोस में नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत हैं। इसी हवाले से बात करेंगे चीफ एडिटर 24। वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ा मियां साहब की बेगुनाही का सबूत उस वीडियो में है जो आवाम के सामने आ चुकी है। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ा मियां साहब की बेगुनाही का सबूत उस वीडियो में है जो आवाम के सामने आ चुकी है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने मजीद वीडियोस सामने लाने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती और मियां साहब जब बेहतर समझेंगे वीडियोस सामने लाएंगे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज से घरेलू सारिफीन को गैस लोड शेडिंग का सामना है, जिसके बायस शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कई घंटों गैस गायब होती है, जिससे घर में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया बताएगा क्या कहती है आवाम और क्या कहती है इंतजामिया इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर क़ायद में गैस मसाइल जो हैं वो सर चढ़ कर बोल रहे हैं। सिर्फ किसी एक इलाके की बात नहीं है, शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस दिन दहाड़े से लेकर रात तक जो है वो गायब रहती है। मामूल का रूटीन बन गया है। और अगर इलाकों की बात करूँ तो उसमें लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुबह के औकात में सहरी के वक्त में गैस जो है वो चली जाती है और रात के औकात कार में कहीं आकर गैस वापस आती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर गैस का प्रेशर जो है वो कम होता है। इतना कम प्रेशर होता है कि उसके ऊपर आप घरेलू सारिफीन जो है वो चाय तक नहीं बना सकते। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये नासिर कॉलोनी 32C का इलाका है और यहाँ पर भी जो इलाका मकीन है इन्हीं मसाइल से दो चार हैं और कई रोज से बल्कि कई माह से यहाँ के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई माह से इलाके में गैस मसाइल हैं और इस कदर ज्यादा है कि घरों में पकाना जो है वो मुश्किल होकर आ गया है। घर के अंदर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है और गैस सिलेंडर जो है वो जेब पर इजाफी बोझ है। सिर्फ यही नहीं, इलाके में मौजूद जो खाने पकाने की दुकानें हैं वहां पर मौजूद लोगों का भी यही ख्याल है कि गैस प्रेशर कम होने से या गैस ना आने से उनको भी मुश्किलात का सामना है। गैस सिलेंडर के अंदर जब गैस भरवाते हैं तो वो जेब के ऊपर इजाफी बोझ है, महंगी भी मिल रही है। और इंतजामिया की अगर बात की जाए तो इस हवाले से इंतजामिया किसी भी किस्म के इक़दाम करने से कासिर नजर आती है। सुई सदर गैस हुकाम को मुतादिद बार आगाह किया गया। इलाका मकीनों का ये कहना है
कि एप्लीकेशंस दी जाती हैं और उनको आगाह किया जाता है इनके थ्रू के गैस इलाके में नहीं आ रही है, और जवाब में जो रद्दअमल मिलता है वहां से वो ये है कि गैस का मसला जो है वो है और मुख्तालिफ इलाकों में है, उसको हल कर रहे हैं। कभी कह दिया जाता है कि ये रूटीन है, मामूल की रूटीन है गैस की लोड शेडिंग, और इस वजह से हम लोड शेडिंग करने पर मजबूर है। इसी तरीके से गुज़िश्ता कई माह से जो है वो यही लारे लपे दिए जा रहे हैं शहरियों को कि आपके घरों में गैस जो है वो आ जाएगी। बिल की अगर बात करें तो इजाफी बिल जो है वो जरूर दिए जा रहे हैं और अपनी मर्जी से बिल अदा कर दिया जाता है, बिल दिए जा रहे हैं और गैस लोड शेडिंग जारी है। याद है आपका, कराची में गैस लोड शेडिंग का बहरान शदीद हो गया है। रिक्शा ड्राइवर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बहाल की जाए, रिक्शा पेट्रोल पर चलाने से बचत नहीं होती। इस बारे में है ही नहीं, गैस है ही नहीं ना घरों में, ना पेट्रोल CNG बिल्कुल मिल रहा ही नहीं गैस की लोड शेडिंग की वजह से। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ अच्छे इकदाम करे, क्या किया जाए। मैं तो पेट्रोल पे चला रहा हूँ CNG की वजह से। पेट्रोल महंगा पड़ता है मगर अब चलाना पड़ता है, क्या करें। अब बंद हो रही है तो मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं, गरीब लोगों के हाथों में। ये CNG की प्रॉब्लम जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो कराची के अंदर कुछ ज़्यादा ही है। सिंध हुकूमत से और जो जनाब वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि आप लोग जो है इस पर नज़र षानी करें, क्योंकि मज़दूरों का जो मामला है रोज़ी रोज़गार है इसी से चलता है। पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, CNG भी महंगी है लेकिन अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पा रही। मरकजी सदर एप्टमा आदिल बशीर हुकूमती पॉलिसी से नाला हो गए। कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े सरमायाकारों पर FBI मुकदमात दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी गलतियों के मुकदमात सरमायाकारों पर काट रही है। हुकूमत अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं करती तो काम नहीं चलेगा। सिस्टम हुकूमत का खराब है, रिफंड भी नहीं मिलता और FIR भी काटी जा रही है। मरकजी सदर एप्टमा आदिल बशीर हुकूमती पॉलिसी से नाला हो गए। मुझे अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि आज हमारे जो मुल्क के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के और दूसरे सेक्टर्स में भी, जिनकी एक्सपोर्ट 100 मिलियन डॉलर से ज़ायद है, उस पे FBR ने कल के रोज़ FIR क्रिमिनल FIR लॉन्च की है इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। उसके बाद हमने अपने तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि गवर्नमेंट का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटेड है, जिसका नाम फास्टर है, उनकी अपने सिस्टम की गलतियां जो कि जिस वजह से उन्होंने सर्टेन लाइबिलिटीज़ देखी इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़, डिफरेंट इदारों के ख़िलाफ़, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर उन्होंने इन टॉप एक्सपोर्टर्स के खिलाफ FIR काट दी है। और हमने हर वक्त इसमें जो फॉल्ट्स थी और जो कमी बेशियां थी, ये गवर्नमेंट के साथ हमने इसको उठाया हर फोरम पे और उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की, मगर आज तक पौने 2 साल होने के बाद भी अगर ये गवर्नमेंट अपने सिस्टम ठीक नहीं कर सकती और उनकी गलतियों की वजह से अगर इंडस्ट्री पे FIR काटेगी तो काम नहीं चल सकता। मरकजी सदर एप्टमा आदिल बशीर का ये बयान सामने आया। हुकूमती पॉलिसी से नालन दिखाई दिए। कहते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े सरमायाकारों पर FBR मुकदमात दर्ज कर रही है। इसी बारे में बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरमायाकार हुकूमती पॉलिसी से खफा दिखाई देते हैं। अब ये एप्टमा की जानिब से भी बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि सरमायाकारों पर FBR मुकदमात दर्ज करवा रही है। क्या कहेंगे हुकूमत की इन पॉलिसीज के हवाले से आप? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो अगर आपके इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन और खासकर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर, अगर वही हैरासमेंट का आपके ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही सीरियस इशू है। और इस टाइम जब कोविड की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा है तो मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है उनकी जो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें, बजाय इसके कि आप उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो बिजनेसमैन है उन्हें भी चाहिए कि वो अपना टैक्स जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ अदा करें, ताकि चूंकि आपको पता है जब तक टैक्स नहीं आएगा तब तक मुल्की मामलात किस तरह चलेंगे। तो इसलिए दो तरफा मामला है। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी FBR की और गवर्नमेंट की है कि वो कम अज कम जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स नेट के अंदर शामिल लोग हैं, कम अज कम उनकी हरासमेंट का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए।
ठीक है, दोनों जानिब से जो है इस सिलसिले में इक़दामात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि लोगों की कमर्शियल ट्रांजैक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक करना नैब का काम नहीं है। नैब को FPR का काम करना है तो उन इदारों को बंद कर दें। बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो नैब कर रहा है। नैब कवानीन को तब्दील ना करना पार्लियामेंट और हुकूमत की गलती है। इस वक्त 12 कारोबारी शख्सियात नैब की अजियत का शिकार हैं। सलीम मांडवीवाला का बयान सामने आया जिस पर एक बार फिर से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहते हैं कि लोगों की कमर्शियल ट्रांजैक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक करना नैब का काम नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स के हाउसिंग सोसाइटी चलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने IB को जवाब दाखिल कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने IB के वकील से कहा कि मुतमईन करें सरकारी अफसर कैसे बिलवास्ता या बिलावास्ता रियल एस्टेट का कारोबार देख सकता है। क्या IB अफसर इस तरह कारोबार में मुलविस हो सकते हैं? ये चल क्या रहा है? ये एक संजीदा मसला है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने भी इस हवाले से रिपोर्ट पेश की थी। सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलविस होगा तो CDA की हिम्मत है कि वो उन्हें कुछ कहे। अदालत ने IB से जवाब तलब करते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी भी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। MQM और PTI ने इत्तफाक किया है कि सेनेट इंतख़ाबात में मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। आपको बताएं, इसी हवाले से बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा इस मुलाकात में किन मामलात पर गुफ्तगू हुई और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या वो दूर हो गए? वज़ीर आज़म ने तो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करने की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन जो सेनेट इंतख़ाबात में मुश्तरका जो हिकमत अमली बनाई जाएगी MQM और PTI में जो है वो इस पर इत्तफाक हुआ है और सिंध से सेनेटर्स बनाने में हुकूमत के साथ खड़े हैं। MQM का ये वज़ीर आज़म को कहना था और वज़ीर आज़म ने कहा है कि MQM अहम इत्तेहादी है और इस हवाले से तमाम जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर होंगे। कराची का जो तरक्याती जो बजट है उस पर भी तफसीली बात हुई है और जो MQM के मुतालबात से आगाह हैं और तमाम जो जायज़ मुतालबात जो हैं वो पूरे होंगे और जो लापता जो इनके कारकुनान है MQM के और जो बंद दफातर का मामला जो है वो भी उठाया गया है और कराची में तरक्याती काम और कराची जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पैकेज है उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई और जल्द कराची आकर तमाम मामला जो है वो खुद देखूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का MQM के वक्त को ये कहना था और ये जो मुलाकात हुई है ये तफसीली जो है मुलाकात हुई है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह का कहना है कि PTM के जलसों से नाअहल हुक्मरान बुखलाहट का शिकार हैं। इस्तीफे क़यादत के पास जमा करा दिए हैं, मुनासिब वक्त पर असम्बली में जमा कराएंगे। नाअहल लोगों के खिलाफ लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। पीडीएम के जलसों ने बौखलाहट का शिकार कर दिया है हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ नाअहल लोगों को। और अगर वो इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं तो इस्तीफ़े हम सब ने अपनी क़यादत को जमा करा दिए हैं। हमें इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं कि वो कह रहे हैं कि आज देंगे कल देंगे। जब हमारी क़यादत मुनासिब समझेगी, पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है, पीडीएम में जो हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं वो मुनासिब समझेंगे, उस वक्त इस्तीफ़े दिए जाएंगे। पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसी 1 पॉइंट एजेंडा पे है और इंशाअल्लाह जो तारीख़ दी गई है, अगर बैठे हुए इस्लामाबाद में नाअहल लोग उस वक्त तक नहीं जाएंगे तो लॉन्ग मार्च होगा। पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अफसर और प्रोफेसर्स पर हिरासगी के इल्ज़ाम लगाने वाली क्लास 4 की मुलाजमा को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। राहिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें नाजायज़ मुतालबात पूरे न करने पर नौकरी से निकाला गया है, जबकि दूसरी जानिब हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद भी कर दी है। पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के ऑफिसर और प्रोफेसर्स पर हिरासगी के इल्ज़ाम लगाने वाली क्लास 4 की मुलाजमा को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। राहिला ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें नाजायज़ मुतालबात पूरे ना करने पर नौकरी से निकाला गया।
कम पे लारिश की थी आगा ढेर गलत थी माना गलत डिमांडों कड़ी माना मनल जी यो वाट न बल वाट तकड़मा मा ड्यूटी वकड़ला په دویمه میاشت یې زه د نوکرۍ نه ویستم افسران چې د هغوی څه خوښه یې هغه منل کېږي او د هغوی چې څه مطالبې دي هغه کېږي درخواست دی وزیر اعظم صاحب ته چیف آرمیس او نور چې کومې ادارې دي چې په الارج کې کومې کاتې کېږي د زنانه او ذات سره کم هراسمنټ کېږي د دې تپوس وکړی شي د دې معلومات وکړي چې ډېر په الارج کې طارق بلکي لیاقت رضا اقبال او داسې نور کسان هم دي او میلاو دي دي سره غټ غټ پروفیسران هم دي دي سره میلاو دي She is not serious to work in LRH. गैर ज़रूरी तौर पे प्रेशर डालना, गैर ज़रूरी तौर पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये इसकी फ़ाइल भरी पड़ी है इन चीज़ों से। एहतियात के तौर पे हमने इसके केस को जो है वो हैरेसमेंट कमेटी जो हमारे यहाँ पे है, एक बिल्कुल एक खुद मुख्तार हमारी यहाँ पे हैरेसमेंट कमेटी है, एंटी हैरेसमेंट कमेटी है, इसमें 2 फीमेल भी है। तो उनके मुताबिक भी जितने इल्ज़ामात इसने लगाए हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी रोशनी में हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि सिवाय इसके कि हम इसको सस्पेंड। इस हवाले से बात करेंगे। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत अली शाह, एक तरफ तो ये नर्स जो हैं ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और दूसरी जानिब तरदीद की गई है, क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, ये वाक़या कुछ दिन कबल का था जब कल लेडी रीडिंग अस्पताल की जो खातून स्टाफ हैं उन्होंने जो है वो एक इल्ज़ाम लगाया, क्लास 4 मुलाजमा है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल में उनके साथ हरासानी की गई है और वो 9 सालों से लेडी रीडिंग अस्पताल में नौकरी कर रही है। उनके मुताबिक अस्पताल इंतजामिया मुझसे गलत मुतालबे करती थी, ना मानने पर आयरोस ट्रांसफ़र किया जाता था। जो उनका ये भी कहना था, जो राहिदा दीदी हैं, कि जो खातून मुतालबे पूरे नहीं करती उनको एक वार्ड से दूसरी और बाद में फिर नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जिस पर LRH की जो कमेटी है वो बैठी है, उन्होंने जो है वो तहकीकात की है और तहकीकात के बाद इस खातून पर जो है ये साबित किया गया है कि इन्होंने जो हरासानी के जो इल्ज़ामात लगाए थे वो बेबुनियाद हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो सिफारिशी जो कमेटी है उन्होंने सिफारिश की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद में कब्जा माफिया ने शहर खामोशा को भी न बख्शा। शहर के सबसे बड़े और कदीमी कब्रिस्तान की जगह फैक्ट्री में शामिल कर ली गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, मियां मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर बताएगा इसकी डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, ये हाफिजाबाद शहर का सबसे कदीमी कब्रिस्तान है जहाँ पे 62 अफराद ने कब्रों को मिसमार करते हुए कब्रिस्तान की जगह पर वो अपनी फैक्ट्री में शामिल करके 4 दीवारी खड़ी कर दी है। ज़राए के मुताबिक दर्जनों कब्रें अभी फैक्ट्री में मौजूद है। इसके अलावा कब्रिस्तान में मुक़र्रर हज़रात की जानिब से लगाए गए वाटर हैंड पंप्स और दूसरे इमलाक भी मिसमार कर दी गई हैं। शहरी और इंतजामी खामोश तमाशाई बनी हुई है। कब्रिस्तान की बेहरमती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरियों ने इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बार बार इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। ग्रेड 21 के नियाज मोहम्मद खान का 14 दिसंबर को कौमी विरसा डिवीजन में तबादला मनसूख कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद बताएगा किन किन अफसरान के तबादले हुए हैं। ग्रेड 21 के नियाज मोहम्मद खान सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी तखफीफ गुर्बत डिवीजन जो है तैनात किए गए हैं। नियाज मोहम्मद खान सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी सनत पैदावार डिवीजन थे। रवा माह 14 दिसंबर को नियाज मोहम्मद खान को कौमी वर्षा डिवीजन में तैनात किया गया था और आज जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए उनका 14 दिसंबर को किया गया तबादला मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद मुरीद रहमून है, उनको बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी सनत पैदावार डिवीजन जो लगाया गया था ये तबादला मनसूख कर दिया गया है और मोहम्मद मुरीद रहमून बदस्तूर ज्वाइंट सेक्रेटरी कौमी विरसा डिवीजन तैनात रहेंगे। तकर्रुर तबादलों के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक आमिर डोगर का ओहदा तब्दील कर दिया। मलिक आमिर डोगर को वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी उमूर बना दिया गया। काबीना डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मलिक आमिर डोगर को पहले मुआविन खुसूसी बनाया गया था, ताहम अब उन्हें वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी उमूर का ओहदा दिया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
मुल्क में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। 2 रोज में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए तक इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,10,700 रुपए तक जा पहुंची है। 10 ग्राम सोना 94,900 रुपए का हो गया। ताजरों का कहना है कि शादी सीजन के बावजूद खरीदार न होने के बराबर हैं। कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। कनकोट सेशन कोर्ट की जानिब से अनोखी सजा पर अमल दरामद होने लगा। साबिक थानेदार और पुलिस एहलकार अपनी सजा पर पुलिस लाइन में पौधे लगाने तो पहुंच गए, लेकिन वकील अहमद जाफरी ने मस्जिद की सफाई करने से गुरेज किया। कनकोट सेशन कोर्ट की जानिब से अनोखी सजा पर अमल दरामद होने लगा। साबिक थानेदार और पुलिस एहलकार अपनी सजा पर पुलिस लाइन में पौधे लगाने तो पहुंच गए, लेकिन वकील अहमद जाफरी ने मस्जिद की सफाई करने से गुरेज किया। सलीम मेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट की जानिब से अनोखी सजा पर आज इस पर अमल दरामद होने लगा है। साबिक थानेदार और 2 पुलिस एहलकारों को सेशन कोर्ट की जानिब से 100 दरख्त लगाने और मस्जिद की सफाई करने का हुक्म दिया गया था। साबिक थानेदार और पुलिस एहलकारों ने अपनी सजा पर आज पुलिस लाइन में पौधे लगाने जो है पहुंच गए हैं। साबिक थानेदार और 2 पुलिस एहलकारों ने पुलिस लाइन में 30 पौधे लगाए हैं, जिसकी देखभाल। बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।